हेलो स्टूडेंट्स, तो आज पढ़ने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस बोर्ड पे फोकस रखो। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो शुरू करता हूं फिर मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। तो डाल देता हूं मैं हेडिंग श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन, ठीक है, श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन एटम। कितना शानदार नाम है, फॉर हाइड्रोजन एटम। यार समझना ठीक से इस टॉपिक को, ठीक है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन फॉर हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन आपने पढ़ रखी है पीछे, और ना पढ़ी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, वहां से आप देख लेना, क्योंकि बहुत ही मोस्ट टॉपिक होने वाला है श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन। फॉर ये किसके लिए है? ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए। आप जानते हो कि यार हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन के पास एक न्यूक्लियस होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है। ध्यान देना, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही प्रोटॉन होता है। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। तो मैं अगर चाहूं तो बना भी सकता हूं, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है आपको यार हाइड्रोजन एटम की। दिस इज ए न्यूक्लियस के चारों ओर मैं एक कक्षा बनाकर उसमें एक इलेक्ट्रॉन को दर्शाऊं, तो आपको देखो कैसा लग रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इस न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है। ध्यान देना, क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। फोकस करो बोर्ड पे ठीक से। तो मेरे पास इस पे जो चार्ज होगा वो होगा बेटा जेडी, और इस पे जो चार्ज होगा मेरे पास वो होगा निगेटिव। सिंपल सी बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रो अट्रैक्शन फोर्स वर्क करेगा। कहने का मतलब ये है, तो हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक क्या होता है मेरे पास? न्यूक्लियस होता है। कहने का मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ध्यान देना, हाइड्रोजन एटम में लिखने वाला हूँ पॉइंट कि यार हाइड्रोजन एटम, ठीक है सर, हाइड्रोजन एटम, ठीक है, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, और इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है। देखो, इस सिस्टम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है, यानी कि इस सिस्टम के लिए, ठीक है, इस सिस्टम के लिए, ठीक है सर, श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है। ठीक है सर, श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है। कैसे ऐसा जरा मुझे बताओ। अभी बताते हैं यार, सब्र तो रखो जरा। श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन में पढ़ी है, लेकिन बड़ी घुमा फिरा के यार इक्वेशन दे रखी होती हैं किताबों में। तो ऐसे दे रखा होता है कि अगर 10 घंटे ही पढ़ोगे आप तो भी समझ में ना आने वाला। वो तो शुगर बनाओ कि टीचर लोग यूट्यूब पे पढ़ाने लगे तो हर एक टॉपिक ईजी होगी आप। अब देखो होता क्या, एच बार यानी कि एच कैफ साइन आर इक्वल टू ई साइन, ठीक है, ई साइन। जहाँ पर जो ये एच कैफ है यही है हमारे पास, इसको मैं लिख सकता हूँ एच कैफ को। देखो एच कैप को हम लिख सकते हैं, ये केमिस्ट्री करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है नहीं। फिजिक्स में बहुत लंबी चौड़ी है, अलग टाइप से है, उसे हमें नहीं पढ़नी है, लेकिन हमें जो केमिस्ट्री में दे रखी है उतनी करवा रहा हूँ मैं। एच कैप आर इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू होती है वो होती है, तो थोड़ा ध्यान देना बेटे। देखो ये एच कट, ठीक है, एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है नहीं, लाप्लासियन ऑपरेटर प्लस भी एक्स वाई जेड। आप जानते हो कि एक्स वाई जो है वो है तुम्हारे पास कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है, यानी कि कार्तीय निर्देशांक होते हैं, ठीक है नहीं। तो एक्स वाई जेड क्या है? यहाँ कार्टेशियन सिस्टम है, ध्यान देना। और वी जो होता है वो होता है आपका पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा, जो कि मैं इस हाइड्रोजन एटम के लिए निकालने वाला हूँ। फिलहाल तो ज़्यादा लंबा नहीं है, ठीक है। एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर प्लस वी एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड क्या है? ये कार्टेशियन सिस्टम है, आगे इसका यूज होने वाला, ध्यान देखना। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ इसी एच कैफ को, यानी कि श्रोडिंगर-वेव इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ एच स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर m, ठीक है, लाप्लासियन ऑपरेटर प्लस भी एक्स वाई, और मेरे पास आ जाएगा बेटे जेड आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल लाप्लासियन ऑपरेटर को हम कह सकते हैं भाई, जो मेरे पास लाप्लासियन ऑपरेटर है, लाप्लासियन ऑपरेटर है ये मेरे पास, लाप्लासियन ऑपरेटर क्या नाम है इसका? लाप्लासियन ऑपरेटर आर इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर अपॉन
टेल जेड स्क्वायर। ये जिसने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं पढ़ी है वो पढ़ लेना इस चीज़ को, ठीक है, समझ में आ जाएगा। आप जानते हो कि भाई हाइड्रोजन यानी कि इलेक्ट्रॉन की निकाल लें स्थितिज ऊर्जा, अब निकाल ले रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। सिंपल वाला पॉइंट है, देखो इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला आता है नॉर्मल, याद कर लेना कि मेरे पास V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, या U इक्वल टू या P इक्वल टू कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं इसको कर देता हूँ इरेज, क्योंकि इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, ठीक है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, लिख देता हूँ कि भाई इलेक्ट्रॉन की किसकी, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा, ठीक है सर। V इक्वल टू 1 अपॉन कितनी आएगी, 1/4πε0, तो जेड न्यूक्लियस पे चार्ज है और मेरे पास माइनस ही इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और अपॉन डिस्टेंस कितनी आ गई मेरे पास, आ रहा है कोई, ठीक है। तो दो चार्ज है मेरे पास, एक तो न्यूक्लियस पे चार्ज है जेड, जहाँ जेड क्या है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और ई जो है माइनस के ही मैंने क्यों लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो ये वाला जो माइनस है वो मैं पहले लिख लूँगा, तो मेरे पास जो V की वैल्यू है बेटे, वो V की वैल्यू जो मेरे पास आएगी इस टाइम, वो आएगी 1 अपॉन यानी कि माइनस के 1/4πε0, ठीक है। और ये आ जाएगी मेरे पास जेड, ठीक है, जेड ई स्क्वायर, जेड स्क्वायर 4πε0 बचा मेरे पास कितना, R, ठीक है। तो V का मान आ गया मेरे पास ये, तो V इक्वल टू जेड ई स्क्वायर 4πε0 इंटू R। यहाँ बनाएंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसी इक्वेशन का काम होगा, इसी इक्वेशन का यूज होगा। अब मान लो मेरे पास सम्मानित द्रव्यमान यानी कि इलेक्ट्रॉन का घटा हुआ द्रव्यमान, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, घटा हुआ द्रव्यमान, ठीक है, कैसा, घटा हुआ द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का घटा हुआ द्रव्यमान स्मॉल m हो तो, ठीक है, या फिर मैंने स्मॉल m की जगह म्यू माना है, इलेक्ट्रॉन का घटा हुआ द्रव्यमान म्यू हो तो मेरे पास म्यू इक्वल टू यहाँ आएगा बेटे MP प्रोटॉन का द्रव्यमान, और MP और मेरे पास आ जाएगा तुम्हारे पास M, या फिर मैं प्रोटॉन हटा के N लिख लूंगा, N4 हो गया नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है, अपॉन Mn प्लस Me, ठीक है। नहीं तो मेरे पास Mn क्या है, N है तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन का, यानी कि N है आपके पास नाभिक का द्रव्यमान Mn, और जो मेरे पास Me है वो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और नीचे मैंने ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे अपॉन में भाग, ठीक है। नहीं तो म्यू इक्वल टू Mn इंटू Me बटा Mn प्लस Me। अब ये आया कहाँ से वो भी चेक कर लेते हैं। देखो ये इसकी जो वैल्यू होती है ना वो ये होती है 1 अपॉन म्यू इक्वल टू 1/Mn प्लस 1/Me, ऐसे निकाला जाता है। आप मल्टीप्लाई करोगे तो अपना आप हो जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, उसकी मल्टीप्लाई इससे करो, उसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, और बाद में जब म्यू को ऊपर लेके जाओगे तो म्यू ऊपर एक नीचे आ जाएगा, और ये भी डाटा हमारे पास क्या जाएगा, अप डाउन हो जाएगा। हटाओ इसको, कोई काम नहीं है इसका। फिलहाल तो म्यू इक्वल टू Mn इंटू Me अपॉन Mn प्लस Me आ गया मेरे पास, जहाँ Mn क्या है नाभिक का द्रव्यमान, Me क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बहुत दूर है अभी, किसके, हाइड्रोजन के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन काफी दूर है अभी, लेकिन पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। फिलहाल इतना करो, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। तो आगे देखो जरा अभी, ठीक है, एनर्जी मैंने निकाल दी, सही है, म्यू का मान भी मैंने निकाल दिया। अब बात ये आती है, देखो अनाश्रित का मतलब पता है क्या होता है, अनाश्रित यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन मैं ले रहा हूँ। देखो पहले इस स्थिति में श्रोडिंगर, ठीक है, इस स्थिति में श्रोडिंगर इक्वेशन, या इस स्थिति में अनाश्रित, इसका मतलब समझना, देखो अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है। अब ये अनाश्रित इक्वेशन क्या होती है यार, ये श्रोडिंगर अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, जो इक्वेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करती है, टाइम पे डिपेंड नहीं करेगी, वो इक्वेशन है। इस स्थिति में अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन निम्नलिखित है, और वो होती है तुम्हारे पास लाप्लासियन ऑपरेटर साइन प्लस, ठीक है, 2 म्यू अपॉन M स्क्वायर, या M नहीं आएगा, H कट स्क्वायर आएगा, H कट स्क्वायर
ई माइनस के पोटेंशियल एनर्जी भी इंटू साइन आर इक्वल टू 0 बहुत बड़ा यूज होने वाला है इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन कौन सी है मेरे पास? अनाश्रित, ध्यान देना, अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन, जो इक्वेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने पहले चैप्टर पढ़ा होगा, ये वाला क्लियर करा होगा, तो उसमें अनाश्रित श्रोडिंगर इक्वेशन का नाम आया होगा। लेकिन क्वेश्चन पेपर की दृष्टि से एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यार, चाहे रट्टा मारो, समझो कैसे भी करो, पर करके जरूर आना आपको ये क्वेश्चन। अब आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन यानी कि हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? एक कक्षा में घूमता, यानी कि हाइड्रोजन एटम में न्यूक्लियस क्या करता है? किसकी? इलेक्ट्रॉन की जो गति है, इलेक्ट्रॉन की गति, यानी कि हाइड्रोजन एटम में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? गोलीय सममिति के अंतर्गत होती है, यानी कि गोल गोल होती है, गोल गोल राउंड करता है। कौन? हाइड्रोजन एटम। तो एक्स वाई जेड को छोड़ देंगे, यानी कि इस कार्टेशियन सिस्टम जो है हमारे पास, एक्स वाई जेड को छोड़ के हम लेंगे ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई। क्या लेंगे हम? ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई। याद कर लो, आर थीटा फाई, ये मेरे पास क्या ये होते हैं? ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई, ध्रुवीय निर्देशांक। अब इसी इक्वेशन को यानी कि इसी एक्स वाई जेड को हमें क्या करना है? आर थीटा फाई ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में लाना है, जो कि अपने लिए बड़ा डिफिकल्ट काम होने वाला है, पर देखते हैं कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो मैं ले दे रहा हूँ हाइड्रोजन एटम में। किसमें बेटे? हाइड्रोजन एटम में। ठीक है, सब बताओ जरा, हाइड्रोजन एटम में, हाइड्रोजन एटम में। ठीक है भाई, हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है, इलेक्ट्रॉन की गति होती है। ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन की गति होती है हाइड्रोजन एटम में, इलेक्ट्रॉन की गति गोलीय सममिति के अंतर्गत होती है। ठीक है, गोलीय सममिति के अंतर्गत, सममिति के अंतर्गत होती है, अंतर्गत होती है। ठीक है सर, गोलीय सममिति के अंतर्गत होती है। अतः ठीक है, अतः ठीक है, गोलीय सममिति के अंतर्गत होती है। अतः हाइड्रोजन एटम के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए गोलीय निर्देशांक तंत्र, गोलीय निर्देशांक के रूप में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा सकता है, निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो गोलीय निर्देशांक के रूप में, गोलीय निर्देशांकों के रूप में को कर दिया, चलो मैंने, गोलीय निर्देशांकों के रूप में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। श्रोडिंगर हटाओ, वेव हटाओ, खाली श्रोडिंगर इक्वेशन को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद देखेंगे फिर। अब देखो जरा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए ध्रुवीय निर्देशांकों के रूप में, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन को आप किस प्रकार लिख सकते हो। हालांकि ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा हार्ड समझना ही मत, क्योंकि टॉपिक इजी होते हैं, बस समझ में आ जाने चाहिए। और केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ, फिजिक्स में पहुँचोगे तो बहुत लंबा टॉपिक पड़ेगा यार, इसलिए केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग चलो आप, और उसके अकॉर्डिंग देखो, ध्यान देना, आर थीटा और मेरे पास क्या है, ये फाई है। ठीक है, ये आर थीटा फाई जो होता है बेटे, ये होता है ध्रुवीय निर्देशांक तंत्र। ध्यान देना, यह है ध्रुवीय निर्देशांक आर थीटा फाई। और जो मैंने बोला ना कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई जेड, उन एक्स वाई सिस्टम को आपको इस ध्रुवीय निर्देशांक सिस्टम में चेंज कर देना है। अब क्या चेंज करेंगे वो देख लो आप। तो सबसे पहले मेरे पास आएगा 1/r²। ठीक है सर, 1/r² है, हाँ सर है, दिखाई दे रहा है 1/r² इंटू डेल अपॉन डेल थीटा, डेल अपॉन डेल आर, क्योंकि आर वाला तो आर ही लिखेंगे, हाँ सर दिख रहा, r² डेल साइन आर इक्वल टू डेल आर। ठीक है, आर के रूप में आ गया मेरे पास। फिर सर थीटा के बारे में बताओ, थीटा के बारे में लो भैया, r² साइन थीटा, बहुत बढ़िया। फिर डेल अपॉन डेल, डेल अपॉन डेल, ये जो मेरे पास आर की जगह इस बार यहाँ क्या आएगा बेटे, थीटा आएगा। ठीक है, और अंदर ही मेरे पास क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, हटा दो इसको, कोई काम नहीं है, साइन थीटा आएगा। फिर डेल अपॉन, छोड़ा के लिखो, डेल थीटा अपॉन डेल साइन, ठीक है, डेल साइन अपॉन डेल थीटा आ जाएगा, बहुत बढ़िया, ये थीटा वाला आ गया। अब साइन वाला आ जाएगा हमारे पास 1/r², ठीक है सर, साइन स्क्वायर थीटा, हाँ सर सही है, इंटू डेल स्क्वायर साइन, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, डेल फाई स्क्वायर, प्लस मेरे पास कितना था 2 म्यू अपॉन
टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर और ई माइनस के पी ई यानी के भी इंटू साइन आर इक्वल टू 0। तो मैंने एक्स बाई जेड को कार्टेशियन सिस्टम को ध्रुवीय निर्देशांक यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने चेंज कर दिया आर थीटा फाइव में, ठीक है नहीं, ये मैंने चेंज कर दिया। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर आर स्क्वायर, तो ये आर वाला है, ठीक है, और ये थीटा वाला है और ये मेरे पास साइन वाला है। अब मैं क्या करूँगा, देखो समीकरण 1 से भी का मान लगा दो, समीकरण 1 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। सर क्या करने वाले हो आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से? तो सर मैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से करने वाला हूँ कि 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू डेल अपॉन डेल आर, बहुत बड़ा टॉपिक है यार, आर स्क्वायर डेल साइन अपॉन डेल आर, ठीक है, उसके बाद में प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, मेरे साथ साथ लिखते रहना, डेल अपॉन डेल थीटा, ये आ गया मेरे पास साइन थीटा, डेल साइन अपॉन डेल थीटा प्लस 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है सर, फिर डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल फाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 म्यू एच कट स्क्वायर और ई माइनस भी का मान लगाओ, माइनस माइनस प्लस, और यह समीकरण 1 से देखो जेड स्क्वायर अपॉन कितना मेरे पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है, इंटू साइन बराबर 0 है, ठीक है। तो ये जो मेरे पास इक्वेशन है बेटे, ये वाली जो इक्वेशन मैंने बनाई है, यही इक्वेशन क्या हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को दर्शाती है। ध्यान देना क्या लिखने वाला हूँ मैं, यह इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन, इसका नाम दे दो, इक्वेशन नंबर दे दो सेकंड, ठीक है नहीं, दे दिया मैंने सेकंड इक्वेशन। तो यह इक्वेशन, ठीक है सर, यह इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन दर्शाती है। कौन सी इक्वेशन? श्रोडिंगर, क्या सर, श्रोडिंगर इक्वेशन दर्शाती है, ठीक है भाई, या प्रदर्शित करती है, क्या करती है? प्रदर्शित करती है, ठीक है भाई, प्रदर्शित करती है, बहुत बढ़िया, प्रदर्शित करती है, यानी कि यह इक्वेशन हाइड्रोजन एटम के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन प्रदर्शित करती है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे नंबर पूरे नहीं हुए, क्योंकि अभी हमें एन एल एम का मान फाइंड करना है, बीटा एम का मान फाइंड करना है। लेकिन मैं शॉर्ट ट्रिक अपनाऊंगा, तो मैं बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक अपना दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इस साइन को बेटे मैं ले सकता हूँ, परंतु बट इस साइन को हम लिख सकते हैं, साइन भी लिख सकते हैं हम आर स्मॉल आर, ठीक है, इंटू देखो ये है मेरे पास कैपिटल थीटा, ध्यान देना, ये क्या है मेरे पास कैपिटल थीटा है और ये है मेरे पास स्मॉल थीटा, ठीक है भाई, ब्रैकेट में बंद करो उसको भी। और ये मेरे पास देखो, ये है मेरे पास कैपिटल फाई, ठीक है, ये मेरे पास कैपिटल फाई है और ये है मेरे पास स्मॉल फाई, ध्यान देना, स्मॉल फाई। आप जानते हो कि साइन को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, आर थीटा और बड़े में, यानी कि आर कैपिटल आर हो गया, और ये मेरे पास थीटा जो है, ये भी थीटा, ये कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा, ये कैपिटल फाई है, ये स्मॉल फाई है, ठीक है, ये कैपिटल फाई है, ये कैपिटल फाई है, और ये वाला क्या मेरे पास स्मॉल फाई है। घबराना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत इजी टॉपिक है यार, ठीक है। साइन बराबर आर थीटा, साइन आप लिख सकते हो, यानी कि साइन बराबर आर थीटा फाई आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आर भी कैपिटल, थीटा भी कैपिटल बनाओ यहाँ पे, ये मैंने ऐसे करके शो कर दिया है, और ये मेरे पास फाई भी क्या तुम्हारे पास कैपिटल ही है, साइन इक्वल टू आर थीटा फाई, साइन इक्वल टू आर थीटा फाई, ठीक है। चलो साहब, अब देखो जहां मैं दे रहा हूं कि जहां पर जो मेरे पास ये कैपिटल आर स्मॉल आर है, यह है बेटा रेडियल वेव फंक्शन, क्या ये रेडियल वेव फंक्शन, ये मैंने पढ़ा रखा आपको, यह है रेडियल वेव फंक्शन, ठीक है। और सर स्मॉल कैपिटल थीटा स्मॉल थीटा, ठीक है, तथा कैपिटल फाई और स्मॉल फाई आर इक्वल टू, ये क्या है एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है, ये क्या एंगुलर वेव फंक्शन। तो इस इक्वेशन को निम्न 3 समीकरणों में व्यक्त किया जा सकता है। ध्यान देना, इस इक्वेशन को क्या को बेटे, इस इक्वेशन को, ठीक है सर, इस इक्वेशन को निम्न 3 समीकरणों में, ठीक है सर, व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। इस इक्वेशन को, किस इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को, इस मतलब इक्वेशन सेकंड को, ठीक है, इक्वेशन सेकंड को
इक्वेशन सेकंड को निम्न 3 समीकरणों में व्यक्त किया जा सकता है। अब यार वो 3 समीकरणें कौन सी हैं? इसके फॉर्म में लाएंगे, कैपिटल थीटा के फॉर्म में लाएंगे, कैपिटल फाई के फॉर्म में लाएंगे। आप कैसे लाएंगे? तो तुम्हें देखो इस साइन से आर थीटा साइन है, ये आर थीटा फाई है, आर थीटा फाई है, तो आर थीटा फाई से ऊपर भी भाग कर देनी है और नीचे भी, ऊपर भी गुणा कर देनी है, नीचे भी भाग कर देनी है, पर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा मेथड हो जाएगा। फिजिक्स में पहुंच जाएंगे हम, और हमें फिजिक्स में पहुंचना नहीं है, हमें पढ़नी है केमिस्ट्री। तो शॉर्ट ट्रिक मार देंगे। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि भाई इक्वेशन सेकंड को निम्न 3 समीकरणों में व्यक्त किया जा सकता है। तो पहली इक्वेशन जो मेरे पास बनेगी बेटे वो बनेगी, मैं लूंगा आर वाला, तो 1/r², ठीक है, इंटू डेल अपॉन डेल आर, ठीक है, r²। जहां पर साइन है तो आर लिख दो कैपिटल आर, बस कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, ठीक है नहीं। ये मेरे पास डेटा आ गया, माइनस बीटा अपॉन r² इंटू आर प्लस का जो मेरे पास डाटा बचा है ये वाला, ये बचा है मेरे पास 2μ अपॉन h², ठीक है, e प्लस ZE² 4πε0r, 4πε0r और इंटू साइन। इस साइन की जगह ये वैल्यू लगेगी तो यहाँ भी मेरे पास क्या आ जाएगा बेटे? आर आ जाएगा। ये इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 0। इक्वेशन नंबर मेरे पास हो गई बेटे थर्ड। कितनी हुई मेरे पास? इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। वैसे सेम 2 इक्वेशन और बची हैं अभी, ठीक है, और 2 इक्वेशन बची हैं। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, कर दूँ इरेज इसको, ठीक है, आप ले लेना इसका स्क्रीनशॉट क्योंकि बहुत बड़ा होने वाली है इक्वेशन, ठीक है। इसके बाद देखो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आती है थीटा वाली। कौन सी आती है मेरे पास? थीटा वाली थी। पहला ये डाटा लिखो, बस इसमें r² छोड़ देना आपको क्योंकि r तो आगा ही नहीं। देखो अगर r लोगे, कैपिटल r लोगे, कैपिटल r लोगे तो कैपिटल r में कोई थीटा पीटा कुछ नहीं आएगा, कैपिटल r में थीटा नहीं आएगा, ना तुम्हारे पास क्या आएगा? फाई आएगा, ठीक है, ना थीटा आएगा ना कि तुम्हारे पास आएगा फाई आएगा। अगर तुम थीटा लोगे तो ना r आएगा ना फाई आएगा, अगर तुम फाई लोगे तो ना r आएगा ना तुम्हारे पास थीटा आएगा, ठीक है नहीं। ध्यान देना, जो भी लेंगे वो क्लियर लेंगे। जैसे मैं अभी थीटा ले रहा हूँ तो थीटा में मैं ये वाला स्टेप लूंगा, ये वाला स्टेप, तो बस मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ले लूंगा 1 अपॉन, ठीक है, साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है सर, 1 अपॉन साइन थीटा मेरे पास आ गया, ठीक है भाई, 1 अपॉन साइन थीटा, मैं r छोड़ दूंगा। ये बता मेरे पास डेल अपॉन डेल थीटा, ठीक है, डेल अपॉन डेल थीटा, अंदर रह गया मेरे पास साइन थीटा, हाँ सर रह गया, और फिर जहाँ साइन है ना वहाँ मैं लिख दूंगा कैपिटल थीटा, ठीक है, अपॉन में रह गया मेरे पास स्मॉल थीटा आ गया। अब माइनस के m² अपॉन, मेरे पास बचा डेटा m² अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कैपिटल थीटा प्लस के बीटा थीटा, बीटा कैपिटल थीटा बराबर 0। इक्वेशन नंबर हुई मेरे पास सेकंड। कौन सी हुई मेरा इक्वेशन नंबर? मेरे पास थर्ड के बाद आ गई फोर्थ, ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास फोर्थ हो गई, ठीक है। अब जहाँ बीटा हमारे पास क्या है बेटे? कांस्टेंट है। बीटा क्या है मेरे पास? एक कांस्टेंट है। एम भी मेरे पास क्या है? कांस्टेंट है। लास्ट में जो मेरे पास थर्ड इक्वेशन बचती है वो छोटी सी है। कौन सी है मेरे पास? है ये वाली है। तो ये बेटा आ जाएगी डेल स्क्वायर साइन, कैपिटल साइन आगा, डेल स्क्वायर साइन अपॉन डेल स्क्वायर, डेल साइन छोटा वाला स्क्वायर, ठीक है, वो फिर मेरे पास प्लस के m² साइन। इक्वेशन नंबर हुई मेरे पास कौन से बेटे? थर्ड, यानी कि फिफ्थ इक्वेशन मेरे पास ये हो गई। तो 3 समीकरण बांट दिया मैंने, यानी कि इक्वेशन सेकंड को, यानी कि इस इक्वेशन को, एक इक्वेशन ये हो जाएगी मेरे पास, ठीक है, या r² sin स्क्वायर थीटा कट जाएगा हमारा, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारे पास ये हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी। पर यह हल करके आएगी, हल करने में यार बहुत समय लगेगा, बहुत बड़ी है, और आखिर केमिस्ट्री में इतना नहीं दे रखा, फिजिक्स में पहुंचना पड़ेगा हमें। तो हम फिजिक्स में जान ही रहे हैं, जितना केमिस्ट्री में है इतना मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर दे रहा हूँ उसको इरेज, क्योंकि अब जो है हमारे पास इसका कोई काम भी नहीं बचा है, ठीक है, नहीं, हटा दो इसको, कोई काम हमारे पास इसका नहीं बचा। स्क्रीनशॉट ले लेना भाई इसका। अब भी हमारे पास 3 इक्वेशन है ये वाली, ठीक है। तो इक्वेशन मेरे पास थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। अब समीकरण जो सेकंड थी मेरे पास, इक्वेशन जो मेरे पास सेकंड है बेटे, जो इक्वेशन मैंने सेकंड बनाई थी, उस सेकंड इक्वेशन का पूर्ण हल क्या करने के लिए? पूर्ण हल ज्ञात करने के लिए, ज्ञात उसमें, यानी कि इक्वेशन सेकंड का पूर्ण हल, ठीक है। इक्वेशन कौन कौन सी? एक तो मेरे पास थर्ड और फोर्थ तथा फिफ्थ का यूज करके किया जा सकता है, किया जा सकता है, ठीक है। इसमें
तीनों क्वांटम नंबर, तीनों क्वांटम नंबर, इसमें तीनों क्वांटम नंबर कौन कौन से, n होता है, एक l होता है और एक m की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान करना बेटा, की आवश्यकता होती है, बहुत बढ़िया होती है। अतः हाइड्रोजन परमाणु में Nb कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र, यानी कि हाइड्रोजन एटम में घूमते इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, घूमते इलेक्ट्रॉन की, हाइड्रोजन एटम में घूमते इलेक्ट्रॉन की, यानी कि हाइड्रोजन एटम में Nb कक्षा में घूमते, काय में Nb कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एनर्जी निम्न सूत्र द्वारा ज्ञात की जा सकती है, ई एन बराबर, ठीक है, 2π² z², ठीक है, e की पावर 4 m अपॉन, ये आ जाएगा मेरे पास n² और आ जाएगा मेरे पास s², जहां पर n क्या है, तो ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला आता, ये मेरे पास लास्ट फॉर्मूला हो गया बेटे। ठीक है, कितना भी हल करो लास्ट में फॉर्मूला यही निकल कर आएगा, जहां n बराबर ये है मेरे पास नंबर ऑफ सेल 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, कितना भी हल कर लो लास्ट में यही फॉर्मूला आपके निकल कर आएगा कि हाइड्रोजन परमाणु की Nb कक्षा में घूमते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का सूत्र En बराबर 2π² z² e की पावर 4m n² इंटू h²। ठीक है, तो ये आपके पास हाइड्रोजन परमाणु के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हो गई। अब ऐसे नई टॉपिक के साथ मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक्स।